उन्नति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। साथियों, हम आपको समय समय पर कृषि क्षेत्र में होने वाली महत्वपूर्ण जानकारियां देते रहते हैं। आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी। लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खेत खलियानों की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की खेती से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों पर। कृषि मंत्री ने कहा केंद्र तत्काल भिजवाए यूरिया और डीएपी की रैक। बर्ड फ्लू को लेकर पशुपालन विभाग ने जारी किया अलर्ट। प्रदेश में इस साल सरसों बुआई ने बनाया रिकॉर्ड और चारा फसल जई की बुआई का उचित समय। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने तत्काल 5 रैक डीएपी और 1.5 लाख मीट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति की मांग केंद्र सरकार से की है। कटारिया ने डिजिटल मोड पर आयोजित बैठक के दौरान ये बात कही। उर्वरक वितरण को लेकर केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया वर्चुअल मोड पर राज्य के कृषि मंत्रियों से रूबरू हुए। इस बैठक में प्रदेश के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, प्रमुख शासन सचिव कृषि दिनेश कुमार, कृषि आयुक्त डॉक्टर ओम प्रकाश और संयुक्त निदेशक डॉक्टर आरजी शर्मा ने भाग लिया। बैठक में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने उर्वरक किल्लत का मुद्दा उठाते हुए कहा कि डीएपी, यूरिया जैसे उर्वरकों की कमी से किसानों को परेशानी उठानी पड़ रही है। रबी फसलों का बुआई कार्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने केंद्रीय रसायन मंत्री से तत्काल 5 रैक डीएपी और 1.5 लाख मीट्रिक टन यूरिया आपूर्ति देने का आग्रह किया है ताकि नवंबर माह की उर्वरक मांग को पूरा किया जा सके। श्री कटारिया ने बताया कि दिसंबर माह के लिए केंद्र सरकार से 50,000 मीट्रिक टन डीएपी और 3.5 लाख मीट्रिक टन यूरिया की भी आपूर्ति देने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि प्रदेश में रबी फसलों की बुआई जारी है। दिसंबर में भी रबी फसलों की बुआई प्रदेश में होती है। उन्होंने बताया कि पश्चिमी राजस्थान में मसाला और औषधीय फसलों की बुआई किसान कर रहे हैं, जबकि दक्षिणी पूर्वी और उत्तरी राजस्थान में किसान गेहूं सहित दूसरी रबी फसलों की बुआई में जुटे हुए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सालाना 3.5 लाख मीट्रिक टन एसएसपी का उपयोग होता है। इस साल डीएपी की कमी के चलते एसएसपी का उपयोग बढ़कर 6.5 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच चुका है। यूरिया खाद की कमी पूर्ति के लिए किसानों को नैनो यूरिया उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रदेश में प्रवासी पक्षियों की मौत के बाद पशुपालन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। विभाग ने स्थिति पर निगरानी के लिए राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम भी बनाया है। बर्ड फ्लू रोग का प्रसार रोकने के लिए पशुपालन विभाग भी हरकत में आ गया है। विभाग के शासन सचिव डॉक्टर आरुषि ए मलिक ने सभी मैदानी अधिकारियों को निगरानी बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं मुर्गी पालकों को भी सावधानी बरतने और कुक्कुटशाला में साफ सफाई रखने के लिए कहा है। डॉक्टर मलिक ने बताया कि स्थिति पर नियंत्रण और निगरानी के लिए मोबाइल टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसके लिए राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया गया है। उन्होंने सभी पशु चिकित्सकों को मृत पक्षियों का पोस्टमार्टम नहीं करके उनका निस्तारण स्थानीय प्रशासन और वन विभाग के सहयोग से वैज्ञानिक तरीके से करने को कहा है। मृतक पक्षियों की विसरा जांच राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान से करवाई गई है। जांच रिपोर्ट में H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। उल्लेखनीय है कि बर्ड फ्लू एक संक्रामक बीमारी है। यह इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस से फैलता है। पशु विशेषज्ञों का कहना है कि इस वायरस के बहुत से स्ट्रेन होते हैं। इसमें से कुछ माइल्ड होते हैं जबकि कुछ बहुत अधिक संक्रामक होते हैं। इससे बहुत बड़े पैमाने पर पक्षियों के मरने का खतरा पैदा हो जाता है। उन्होंने बताया कि रोग से बचाव के लिए मुर्गी पालक कुक्कुटशाला में साफ सफाई रखें, पक्षियों की समुचित निगरानी रखें, बीमार पक्षियों को बिना देर किए अलग कर दें, साथ ही नजदीकी पशु चिकित्सक को सूचित करें। प्रदेश में इस साल सरसों की बुआई ने नया रिकॉर्ड बनाया है। इस साल सरसों की बुआई निर्धारित लक्ष्य से 14% ज्यादा हुई है।
प्रदेश में इस साल सरसों की बुआई क्षेत्र में अच्छा इजाफा हुआ है। अमूमन 24 से 25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सरसों की बुआई प्रदेश में होती है, लेकिन इस साल सरसों की बुआई ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। अब तक प्रदेश में सरसों की बुआई 32,14,000 हेक्टेयर क्षेत्र में हो चुकी है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि सरसों के प्रति क्विंटल भाव 8 से 9 हजार रुपये बोले जा रहे हैं। इस कारण किसानों का रुझान सरसों की ओर बढ़ा है। सरसों की खेती रबी की दूसरी फसलों की तुलना में सस्ती है। दूसरी फसलों के मुकाबले यह फसल कम लागत में तैयार हो जाती है। उल्लेखनीय है कि इस साल कृषि विभाग ने सरसों बुआई के लिए 27 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया था। इस लक्ष्य की तुलना में सरसों की बुआई 32,14,000 हेक्टेयर क्षेत्र में हुई है। बुआई का यह आंकड़ा लक्ष्य से 14% ज़्यादा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि इस साल प्रदेश में सरसों की अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी। कृषि विभाग के मुताबिक जयपुर, दौसा, झुंझुनू, नागौर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, पाली, जालौर, बारा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ जिलों में इस साल सरसों फसल के रकबे में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। अब तक रबी फसलों की बुआई लक्ष्य से 75% हो चुकी है। कृषि विभाग ने इस साल 1,80,00,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फसल बुआई का लक्ष्य रखा है। किसान भाइयों, चारा रबी फसल में शामिल जई की बुआई का अभी उचित समय चल रहा है। आप मध्य दिसंबर तक जई की बुआई कर सकते हैं। रबी चारे में शामिल जई का उपयोग हरे पशु चारे के अलावा साइलेज और हे बनाने में भी होता है। जई की उन्नत किस्मों में कैंट HFO 114, OS 7 और OS 6 शामिल हैं। जई बुआई के लिए किसान भाई 80 से 100 किलो बीज प्रति हेक्टेयर उपयोग में ले। बुआई पूर्व 2.5 ग्राम मैनकोजेब अथवा 3 ग्राम थायरम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार जरूर करें। जिन क्षेत्रों में दीमक का प्रकोप होता है उन क्षेत्रों के किसान भाई 450 मिलीलीटर क्लोरोपायरिफॉस 20 EC का आवश्यकता अनुसार पानी में घोल बनाकर 100 किलो बीजों पर समान रूप से छिड़काव करके उपचारित करें। फिर बीज को छाया में सुखाने के बाद ही बुआई करें। हमारे किसान भाई अपनी अपनी जिंसों को लेकर प्रदेश की मंडियों में पहुंच रहे हैं, जिससे मंडियों में हलचल बनी हुई है। आइए देखते हैं मंडी हलचल। गंवार के भाव में आए सुधार के बाद प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में नए पुराने गंवार की आवक में तेजी दर्ज हुई है। कृषि कारोबारियों के अनुसार मांग निकलने से गंवार के प्रति क्विंटल भाव में 100 से 150 रुपए का सुधार देखने को मिला है। इससे पश्चिमी जिलों की कृषि उपज मंडियों में गंवार की आवक रिकॉर्ड बना रही है। मंडियों में पुराने गंवार के भाव 5,700 से लेकर 5,900 रुपये प्रति क्विंटल और नए गंवार के भाव 5,400 से लेकर 5,800 रुपये के मध्य बोले जा रहे हैं। उधर सोयाबीन दाने में भी तेजी दर्ज हुई है। हाड़ौती संभाग की मंडियों में सोयाबीन की अच्छी आवक बनी हुई है। इसके प्रति क्विंटल भाव 6,000 से लेकर 6,500 रुपये प्रति क्विंटल बोले जा रहे हैं। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, हमारी सरकार हमारे किसानों के लिए समय समय पर नई नई योजनाएं लागू करती है। उन्हीं में से एक योजना है राष्ट्रीय बागवानी मिशन। इस मिशन के तहत हमारे किसानों को वित्तीय सहायता अनुदान के रूप में दी जाती है। हमारे किसान किस प्रकार से इस योजना का लाभ ले सकते हैं, ऐसे ही सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है आज के हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर रामनिवास जाट को। डॉक्टर साहब, आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन क्या है। जैसा किसान भाइयों, भारत सरकार द्वारा कृषि के विकास में अनेक योजनाएं चलाई जा रही है, उसी प्रकार से उद्यानिकी के क्षेत्र में समुचित विकास के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना चलाई गई। ये योजना सर्वप्रथम 2004-05 वर्ष में चलाई गई थी। ये भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों के खर्चे के हिसाब से योजना चलाई जाती है। वर्तमान में संपूर्ण भारत के 18 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना का संचालन किया जा रहा है और राजस्थान के कुल 33 जिलों में से 24 जिलों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना संचालित है।
शुरुआत में जब योजना चालू की गई थी तब इस योजना में भारत सरकार और राजस्थान सरकार का जो हिस्सेदारी थी वो 85:15 यानी 85% बजट का खर्चा भारत सरकार खर्च किया करती थी और 15% जो भी राज्य सरकार है वो खर्च किया करती थी। जबकि 2015-16 से वर्तमान में इस योजना का जो खर्चा है 60% भारत सरकार द्वारा और 40% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। ये तो हमने जाना कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन क्या है। अब डॉक्टर साहब ये बताइए कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत हमारे किसानों को क्या क्या सुविधाएं अनुदान के रूप में दी जाती हैं? राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत उद्यानिकी के संपूर्ण विकास की प्रत्येक योजना को इसमें शामिल किया गया है। एक पौधरोपण सामग्री से लेके बाजार तक उस माल को बेचने तक संपूर्ण व्यवस्था राष्ट्रीय बागवानी मिशन में की गई है। अगर हम शुरुआत से बात करें तो पौधरोपण सामग्री के उत्पादन के लिए नर्सरी विकास के संबंध में अनुदान दिया जाता है। नर्सरी विकास के बाद में बगीचा लगाने के लिए नवीन बगीचा लगाने पर अनुदान दिया जाता है। उसके बाद में अगर कोई पुराना बगीचा है और उसमें अगर पुनरुद्धार की जरूरत पड़ती है तो बगीचों के जीर्णोद्धार के लिए भी इसका बजट दिया जाता है। तीसरी बात है, इसमें मशरूम की खेती के लिए अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा इसमें मधुमक्खी पालन के लिए अनुदान दिया जाता है, जैविक खेती के लिए अनुदान दिया जाता है। इसमें प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन संरक्षित खेती है जिसके अंदर ग्रीन हाउस है, पॉली हाउस है, प्लास्टिक मल्च है, इसके लिए अनुदान दिया जाता है। फसलोत्तर प्रबंधन के अंदर उसमें पैक हाउस से है, समन्वित पैक हाउस है, कोल्ड स्टोर है, कोल्ड चेन है और इन सब के लिए अनुदान दिया जाता है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन में हमारे किसान अनुदान प्राप्त करने के लिए कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज लगाएं? इस बारे में डॉक्टर साहब ये बताइए। बिल्कुल, जैसा ही किसान भाइयों अभी मैंने आपको बताया कि आवेदन ऑनलाइन ही करना पड़ता है और ऑनलाइन आवेदन करने से जाने से पहले आपको सभी दस्तावेज जो है आवश्यक दस्तावेज साथ में लेके जाना होता है। दस्तावेजों में सबसे पहले जो आवश्यकता होती है वो होती है भू स्वामित्व प्रमाण पत्र। यदि आपके ज़मीन है, ज़मीन के आपको रिकॉर्ड होना चाहिए कितनी आपके पास ज़मीन है। दूसरा आवश्यक दस्तावेज होता है उसके अंदर उसका नक्शा ट्रेस, आपका खसरा नंबर है वो कहाँ पे स्थित है। तीसरा दस्तावेज होता है सिंचाई साधन का स्रोत, आपके सिंचाई का क्या साधन है। चौथा आवश्यक दस्तावेज उसमें होगा आपकी मिट्टी पानी की जांच, क्योंकि आप जो काफ़ी खर्चा सरकार भी आपको अनुदान देगी, आपका खुद का खर्चा भी लगेगा, तो इसलिए आपको मिट्टी पानी की जांच से पहले ये पता लगता है कि वहाँ पे जो फसल लगाने जा रहे हैं उसके योग्य वो मिट्टी पानी है भी या नहीं है। उसके बाद अगला जो दस्तावेज वो होता है आपको आधार कार्ड या जन आधार कार्ड, जिससे कि आपकी पहचान सुनिश्चित होती है। उसके बाद आपके फ़ोटो लेके जानी होती है जो वहाँ पे ई-मित्र से अपलोड की जाएगी। इसके साथ ही आपके पास में बैंक पासबुक की प्रतिलिपि, जिससे आपका बैंक खाते की जानकारी हो, क्योंकि अनुदान की राशि ज़्यादातर परिस्थितियों में किसान के खाते में डीबीटी के माध्यम से स्थानांतरित की जाती है, जिससे कि तुरंत किसान के खाते में अनुदान का पैसा आ जाए। इसलिए आपके बैंक पासबुक की प्रतिलिपि होनी चाहिए। उसके साथ में आपको इनवॉइस नंबर, कुछ परिस्थितियों में जो ग्रीन हाउस पॉली हाउस लगाना होता है तो इम्पैनल्ड जो फर्म होती है, जिन फर्म को अधिकृत किया जाता है, वो अधिकृत फर्म आपको उस खर्चे का कोटेशन देती है। तो कोटेशन भी आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय वहाँ पे अपलोड करना होता है। उसके साथ ही आपको कुछ परिस्थितियों में जो लघु सीमांत किसान है, अनुसूचित जाति जनजाति का किसान को ज़्यादा अनुदान दिया जाता है, तो इसके संबंध में आवश्यक जो लघु सीमांत या SC/ST का प्रमाण पत्र है वो भी आपको उसमें अपलोड करना पड़ता है। तो इन्हीं दस्तावेजों के साथ में किसान भाई ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। जी डॉक्टर साहब, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत संरक्षित कृषि को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाउस और शेडनेट हाउस पर किसानों को कितना अनुदान दिया जा रहा है? बिल्कुल, जैसा मैं बताना चाहूँगा, ग्रीन हाउस और शेड नेट हाउस में एक किसान अधिकतम 4000 मीटर स्क्वायर तक यानी 1 एकड़ तक अनुदान प्राप्त कर सकता है। और 1 एकड़ तक अनुदान करने में ग्रीन हाउस शेड नेट हाउस काफ़ी खर्चे वाली जो कंपोनेंट है इसका शेड नेट हाउस का, तो उसमें सरकार ने पर्याप्त अनुदान की व्यवस्था की हुई है। उसमें सामान्य कृषक को कुल लागत का 50% अनुदान दिया जाता है। यदि हम इसका मानते हैं 4000 मीटर स्क्वायर का ग्रीन हाउस अगर एक किसान लगाता है तो उसका खर्चा 35 से 40 लाख के बीच रहता है। तो 35 से 40 लाख के अंदर 50% राज्य सरकार इस मिशन के माध्यम से वहन करती है और 50% जो है किसान को स्वयं वहन करना पड़ता है। साथ ही सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, लघु सीमांत किसान है, अनुसूचित जाति जनजाति के किसान हैं, उनके लिए अनुदान अतिरिक्त 20% अनुदान और
सरकार की तरफ से दिया जाता है, तो इन वर्ग के किसानों के लिए कुल अनुदान 70% हो जाता है, तो इनमें 70% अनुदान देय है। किसान भाइयों, इस मिशन के तहत समन्वित फसलोत्तर प्रबंधन कार्यक्रम भी आता है। डॉक्टर साहब ये बताइए, इस मिशन में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं? हाँ, जैसा कि आपने बताया और अपने शुरुआत में बात कर चुके हैं कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन में फसल के उत्पादन से, पौध उत्पादन से लेकर विपणन तक की सभी व्यवस्थाओं में, सभी स्टेज के लिए अनुदान प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है। तो जैसे आपने बात किया फसलोत्तर प्रबंधन, फसलोत्तर प्रबंधन में फसल को खेत से काटने के बाद में जो भी क्रियाएं होती है मार्केटिंग के तक, वो फसलोत्तर प्रबंधन में आती है। उसके अंदर सबसे पहले होता है एक पैक हाउस होता है, जो किसान खेत पे काटने के बाद फसलों को पैकिंग करके लेके जा सकता है। उसके साथ में एक इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन होती है, जिससे कि फसल खेत से लेके मंडी तक पहुंचने के बीच में खराब नहीं हो, तो उसमें कोल्ड चेन में प्रावधान किया जाता है। उसके साथ इसमें जो होता है एक कोल्ड स्टोर का प्रावधान है। कोल्ड स्टोर भी बहुत बड़े खर्चे वाले प्रावधान है, उसमें कोल्ड स्टोर का प्रावधान किया जाता है। तो इस तरह से इसमें फसलोत्तर प्रबंधन में अनुदान का प्रावधान है। हमारे वे किसान जो प्याज की खेती कर रहे हैं, वो भी किस प्रकार से राष्ट्रीय बागवानी मिशन से लाभ ले सकते हैं? बिल्कुल, जो प्याज की खेती के किसान राजस्थान में, जैसे प्याज की खेती बड़े पैमाने पे होती है, और राष्ट्रीय बागवानी मिशन में प्याज की खेती करने के बाद में किसानों को जो प्याज भंडारण के लिए विशेष प्रावधान इसमें किया गया है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि मार्केट में जब प्याज की कटाई होती है, जब प्याज को निकाला जाता है, उसमें भाव काफ़ी कम रहता है और कभी कभी भाव बिल्कुल आसमान भी छू जाता है। और इसके लिए उस किसान को स्टोरेज की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण किसान को मजबूरन में प्याज को तुरंत बेचना पड़ जाता है, और जिससे कि किसान को उचित मूल्य उसको नहीं मिल पाता है, और जो बीच के व्यापारी लोग हैं, जो मिडिल मैन हैं, वो उसका लाभ उठाते हैं। तो इस योजना में ये विशेष प्रावधान किया गया है कि अगर जो प्याज उत्पादक किसान है, वो अपना प्याज को भंडारण करने के लिए प्याज भंडारण जो स्थायी प्रकृति का जो स्ट्रक्चर, उस पर अनुदान दिया जाता है। तो एक किसान को उसकी प्याज भंडारण की लागत मानी गई है 1,75,000 रुपये, उसका 50% यानी 87,500 रुपये प्रति किसान प्रति भंडारण कक्ष के ऊपर अनुदान का प्रावधान इसमें किया गया है। जाते जाते आप हमारे किसान भाइयों को अपनी तरफ से क्या सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार और भारत सरकार किसानों के विकास के लिए हर स्टेज पे अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। सभी योजनाएं में पारदर्शिता बरतने के लिए सरकार के द्वारा समय समय पर अखबार के द्वारा या जो भी सोशल मीडिया के द्वारा इसमें जो है ना जागरूकता फैलाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और आप किसान भाइयों के लिए योजनाएं लागू की जाती है, तो सभी किसान भाई जागरूक रहें। जो अपने क्षेत्र के निकटतम कृषि कार्यकर्ता है, उससे संपर्क करें, योजनाओं का लाभ उठाएं। और राष्ट्रीय बागवान मिशन तो एक बहुत ही उद्यान विकास के लिए बहुत बड़ी योजना है, जो 2005-06 से चालू की गई है। और उसके बाद में 2014 से इसके अंदर एक बहुत बड़ी स्कीम लागू की गई, MIDH, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर। इस MIDH की उप योजना के रूप में वर्तमान में राष्ट्रीय बागवान मिशन को चालू किया जा रहा है। तो किसान भाइयों से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी अनुदान की योजनाएं हैं, उनका आप कृषि कार्यकर्ता से संपर्क करें और सभी योजनाओं का लाभ उठाएं। डॉक्टर साहब, आपने कार्यक्रम में आके इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों तक पहुंचाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत आज की हमारी ये विशेष चर्चा। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारी जरूर लाभ देगी। आपको कृषि से जुड़ा कोई प्रश्न पूछना है तो हमें पत्र लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है krishidarshanjaipur@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। फिर से होगी मुलाकात कुछ नई विषय, कुछ नई जानकारी के साथ। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।